माधव की वापसी और राज्य में हरियाली लौटने के बाद जीवन अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया था। माधव अपने उसी पुराने जीवन में व्यस्त हो गया। सुबह सूरज उगने से पहले उठना और मिट्टी के साथ एक हो जाना। लेकिन महल के भीतर कुछ बदल गया था। राजकुमारी मायरा, जो पहले रेशम के पर्दों के पीछे छिपी रहती थी, अब अक्सर अपने कच्चे की खिड़की से दूर क्षितिज को निहारती रहती। वही क्षितिज जहां माधव का गांव था। माधव की उस एक वाक्य संतोष सी मेरा धन है ने उसके हृदय में एक ऐसा बीज बो दिया था जो अब अंकुरित हो रहा था। मायरा को अब सोने के आभूषण भारी लगने लगे थे। उसे मखमल के गद्दे चुभने लगे थे। वो जब भी भोजन करती उसे माधव का पसीने से लथपथ चेहरा याद आता और उसे महसूस होता कि जिस अन्न को वो ग्रहण कर रही है उसके पीछे कितनी कड़ी तपस्या छिपी है। एक दिन मायरा ने निर्णय लिया। उसने अपने पिता महाराज विजय सिंह से कहा, पिताजी, मैं राज्य का दौरा करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी प्रजा कैसे रहती है, विशेषकर किसान। राजा ने सोचा कि बेटी में राजकाज के प्रति रुचि जाग रही है, इसलिए उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। लेकिन माहिरा का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि कुछ और था। वो उस जीवन को समझना चाहती थी जिसने माधव जैसे साधारण व्यक्ति को इतना असाधारण बना दिया था। अगले दिन राजकुमारी का रथ फिर उसी दिशा में बढ़ा जहां माधव का खेत था। लेकिन इस बार उसने रथ को गांव के बाहर ही रुकवा दिया। उसने अपनी कीमती आभूषण उतार दिए और एक साधारण सूती वस्त्र धारण किया जो उसने अपनी दासी से मंगवाया था। जब वो माधव के खेत पर पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। माधव घुटनों तक कीचड़ में सने धान की रोपाई कर रहा था। माहिरा खेत की मेड़ पर जाकर खड़ी हो गई। माधव ने आहट सुनी और सिर उठाया। सामने राजकुमारी को साधारण वस्त्रों में देखकर वो चौंक गया। राजकुमारी जी, आप यहाँ और इस भेष में? माधव ने आश्चर्य से पूछा। माहिरा ने संकोच छोड़कर कहा, माधव, तुमने मुझे बताया था कि असली सुख मेहनत में है। मैं उस सुख को महसूस करना चाहती हूँ। मैं केवल देखना नहीं चाहती, मैं सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि धरती से अनाज कैसे उगाया जाता है? माधव कुछ पल उसे देखता रहा। उसने देखा कि माहिरा की आंखों में अब वो राजसी अहंकार नहीं बल्कि एक शिष्य की विनम्रता थी। यह आसान नहीं है राजकुमारी जी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। मिट्टी ये नहीं देखती कि आप राजा की बेटी है या रंग की। ये आपके कोमल हाथों को खुरदुरा बना देगी। धूप आपकी त्वचा को जला देगी। मैं तैयार हूँ, माहिरा ने दृढ़ता से कहा। और इस तरह एक अनोखा अध्याय शुरू हुआ। राजकुमारी माहिरा हर दूसरे दिन गांव आती। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब उसने पहली बार कुदाल उठाई तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। धूप से उसका सिर चकराने लगा, लेकिन माधव ने उसे कभी नहीं रोका। वो जानता था कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वो उसे धैर्य से समझाता। देखो मायरा, अब वो उसे राजकुमारी नहीं कहता था। बीज को मुट्ठी में भिजकर नहीं बल्कि प्यार से बिखेरा जाता है। यदि तुम इसे कसकर पकड़ोगी तो ये दब जाएगा। प्रेम और खेती दोनों में स्वतंत्रता आवश्यक है। धीरे धीरे मायरा के हाथों के छाले सख्त होने लगे। उसे अब पसीने की गंध बुरी नहीं लगती थी बल्कि उसमें उसे जीवन की सुगंध आती थी। वे दोनों घंटों साथ काम करते और काम के बीच जो संवाद होते वे दो आत्माओं को करीब ला रहे थे। सावन का महीना आया। आकाश काले मेघों से घिर गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। माधव और मायरा खेत के पास बनी एक छोटी सी छप्पर वाली मड़ैया में बारिश से बचने के लिए खड़े थे। बाहर बारिश का शोर था, लेकिन मड़ैया के भीतर एक जादुई खामोशी थी। मायरा के भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके थे और वो कांप रही थी। माधव ने अपना पुराना मोटा चादर उठाया और झिझकते हुए मायरा को उड़ने के लिए दिया। माधव, मायरा ने धीरे से कहा, महल में जब बारिश होती थी तो हम खिड़कियां बंद कर लेते थे। हम बारिश को सिर्फ देखते थे
महसूस नहीं करते थे। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि बारिश केवल पानी नहीं है, ये धरती और आकाश का मिलन है। माधव ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो गहराई थी जो पहले नदारद थी। प्रकृति हमें यही सिखाती है मायरा, माधव ने कहा। मिलन के लिए झुकना पड़ता है। आकाश झुकता है तो बारिश होती है, धरती स्वीकार करती है तो फसल होती है। अहंकार में तने रहने वाले वृक्ष तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन जो घास झुकना जानती है वो बच जाती है। उस क्षण बिना कोई शब्द कहे दोनों समझ गए कि उनके बीच जो है वो केवल मित्रता या सम्मान नहीं है, वो प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो महलों के दीवारों और खेत की मेड़ के बीच के अंतर को मिटा रहा था। माधव जानता था कि ये असंभव है। वो एक गरीब किसान है और वो एक साम्राज्य की वारिस। ये आग दोनों को जला सकती थी, लेकिन प्रेम कब परिणामों की चिंता करता है। महल में राजा विजय सिंह को भनक लग गई थी। गुप्तचरों ने खबर दी कि राजकुमारी अब केवल दौरा नहीं कर रही, बल्कि एक किसान के साथ खेतों में काम कर रही है। और उससे भी गंभीर बात यह थी कि प्रजा में ये चर्चा होने लगी थी कि राजकुमारी एक साधारण किसान के प्रेम में है। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने इसे शाही सम्मान पर आघात माना। मेरी बेटी और एक किसान, राजा ने मंत्री से कहा, यह कभी नहीं हो सकता। उस किसान ने एक बार हमारे राज्य को अकाल से बचाया था। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे बराबर हो गया है। सोना सोना होता है और पीतल पीतल। राजा ने तुरंत मायरा को महल में नजरबंद करवा दिया। माधव के गांव जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, राजा ने पड़ोसी राज्य विजयनगर के राजकुमार विक्रांत के साथ मायरा के विवाह की घोषणा कर दी। राजकुमार विक्रांत माधव से ठीक विपरीत था। वो अभिमानी था, युद्ध प्रिय था और मानता था कि धन से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। जब वो मायरा से मिलने आया तो उसने उपहार में हीरे और सोने की हार दी। मायरा ने उन उपहारों को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हें ये पसंद नहीं आए? विक्रांत ने घमंड से पूछा। मेरे राज्य में लोग इनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। मायरा ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, जिस व्यक्ति ने सूर्य की चमक देखी हो उसे दिए की लो आकर्षित नहीं करती। ये पत्थर सुंदर हो सकते हैं पर इनमें जीवन नहीं है। विक्रांत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने राजा से शिकायत की। राजा ने मायरा को चेतावनी दी। मायरा, वो किसान तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। विक्रांत तुम्हें दुनिया का हर खुशी देगा। तुम्हें ये विवाह करना ही होगा। उधर गांव में माधव का बुरा हाल था। मायरा का आना बंद हो गया था। हर हवा का झोंका उसे मायरा की याद दिलाता था। गांव वाले उसे समझाते, माधव भूल जाओ उसे, वो आकाश का तारा है और तो धरती का दीपक, मेल नहीं हो सकता। लेकिन माधव का प्रेम उथला नहीं था। उसने मायरा से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसे संकट में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उसने एक काम किया। उसने अपने खेत के सबसे अच्छे हिस्से में एक विशेष प्रकार का फूल बोया, नीलकमल, जो कीचड़ में खिलता है पर जिसका पवित्रता ईश्वर को भी प्रिय लगता है। उसने दिन रात उस पौधे की सेवा की। वो उससे बातें करता जैसे वो मायरा से बात कर रहा हो। विवाह का तिथि निकट आ रही थी। पूरे राज्य को आमंत्रित किया गया था। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले एक स्वयंवर जैसी सभा होनी थी, जहां वो और वधू पक्ष से एक दूसरे को भेंट देते और वचनों का आदान प्रदान करते। राजा ने माधव को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन एक अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए। राजा चाहता था कि माधव अपनी आंखों से देखे कि राजकुमारी की असली जगह कहाँ है। सभा सजी हुई थी। राजकुमार विक्रांत अपने लाओ लश्कर के साथ बैठा था। उसने राजा के चरणों में 100 गांव और 50 हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए। दरबारी वाह वाह कर उठे। तभी माधव दरबार में दाखिल हुआ। उसके तन पर वही साधारण धोती और कुर्ता था। उसके हाथ में कोई स्वर्ण थाल नहीं, बल्कि एक मिट्टी का छोटा सा गमला था, जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। पूरा दरबार हंस पड़ा। विक्रांत ने व्यंग्य किया, देखो धरती पुत्र आया है।
क्या लाया है, शायद थोड़ी और मिट्टी। राजा ने हाथ उठाकर हंसी रोकी और कहा, आओ माधव, तुम मेरी बेटी के लिए क्या भेंट लाए हो। माधव आगे बढ़ा। उसने मायरा की आंखों में देखा। वहाँ आंसू थे, पर माधव की उपस्थिति ने उन्हें आंसुओं में उम्मीद की किरण जगा दी थी। माधव ने गमले से कपड़ा हटाया। उसमें एक अद्भुत नील कमल खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियाँ इतनी नीली और चमकदार थी, मानो आसमान का एक टुकड़ा धरती पर आ गया है। पर यह साधारण फूल नहीं था। माधव ने कहा, महाराज, राजकुमार विक्रांत ने आपको संपत्ति दी है जो आज है और कल नष्ट हो सकती है। हाथी बूढ़े होंगे, गांव उजड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये जीवंत फूल लाया हूँ। उसने मायरा की ओर मुड़कर कहा, राजकुमारी, इस फूल को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। इसकी जड़ें मिट्टी में है, पर इसका मुंह सूर्य की ओर है। ये प्रतीक है हमारे प्रेम का। ये बताता है कि भले ही हम कीचड़, गरीबी, साधारण जीवन में हो, पर हमारे विचार और हमारा जीवन पवित्र और सुंदर हो सकता है। मैं आपको सोने का पिंजरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ आपका जीवन इस फूल की तरह हर दिन खिलेगा, मुरझाएगा नहीं। पूरा दरबार शांत हो गया। उस फूल की सुंदरता और माधव के शब्दों की सच्चाई के आगे विक्रांत के हीरे फीके लग रहे थे। विक्रांत क्रोधित होकर खड़ा हो गया। शब्दों के जाल में मत फंसिए महाराज। ये फूल 2 दिन में मुरझा जाएगा, लेकिन मेरे हीरे सदा रहेंगे। माधव ने उत्तर दिया, राजकुमार, फूल मुरझाते हैं ताकि नए बीजों को जन्म दे सके। यही जीवन का चक्र है। पत्थर न बदलते हैं न बढ़ते हैं, वे मृत हैं। क्या आप राजकुमारी को एक मृत जीवन देना चाहते हैं? अब फैसला मायरा को करना था। राजा विजय सिंह अपनी बेटी की ओर देख रहे थे। मायरा सिंहासन से उठी। उसने अपने गले से हीरो का भारी हार उतारा और उसे विक्रांत के सामने रख दिया। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर माधव के पास आई। उसने माधव के हाथ से वो गमला लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पिताजी, मायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, आप हमेशा कहते थे कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है। माधव ने मुझे सिखाया है कि पालन करने के लिए जुड़ना पड़ता है, शासन करना काफी नहीं है। विक्रांत के महल में मैं एक गुड़िया बनकर रहूंगी, लेकिन माधव के साथ मैं एक जीवन जीऊंगी। मुझे मृत हीरो का शाश्वत सुख नहीं चाहिए। मुझे छेड़ भंगुर जीवन का सच्चा संघर्ष और प्रेम चाहिए। विक्रांत गुस्से में पैर पटकता हुआ दरबार से चला गया। राजा विजय सिंह स्तब्ध थे, लेकिन फिर उन्होंने उस गमले में खिले फूल को देखा और फिर अपनी बेटी के चेहरे पर उस तेज को जो पहले कभी नहीं था। उन्हें माधव की कई बातें याद आई। असली सोना मिट्टी से निकलता है। राजा सिंहासन से उतरे। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। मैं हार गया माधव, राजा ने नम आंखों से कहा। मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की दौलत जमा कर रहा था, पर तुम उसके लिए दुनिया की सच्चाई ले आए। जिसके पास इतना साहस और इतना प्रेम हो, वही मेरी बेटी का सच्चा रक्षक हो सकता है। माधव और मायरा का विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह ना तो पूरी तरह महल में हुआ और ना ही सिर्फ झोपड़ी में। उन्होंने राजमहल के विशाल बागीचे में खुले आसमान के नीचे फेरे लिए। विवाह के बाद मायरा ने महल नहीं छोड़ा और न ही माधव ने अपना खेत। उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की। वे दिन के आधा समय राजकाज में बिताते, जहां माधव की जमीनी समझ ने राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और आधा समय वे खेत में बिताते जहां रानी मायरा स्वयं बीज बोती। राज्य के लोग अब अपने राजा रानी को रथों में कम और खेतों में उनके साथ काम करते हुए ज्यादा देखते थे। माधव और मायरा ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम 2 लोगों को सिर्फ जोड़ती नहीं है, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाता है। उनकी प्रेम कहानी न तो गरीब किसान की रही, न अमीर राजकुमारी की। वो कहानी बन गई धरती और आकाश के मिलन की, जिसने उस राज्य को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया।
सच्चा प्रेम वो नहीं जो आपको आपकी जड़ों से काट दे, बल्कि वो है जो आपको खिलने की आज़ादी दे। धन दौलत जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन जीवन में अर्थ और संतोष केवल परिश्रम और सच्चे साथी से मिलता है। अगर आपको माधव और मायरा की ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय किसान लिखना ना भूले। इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सच्चे प्रेम और मेहनत में विश्वास रखते हैं।